नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है DSSB मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ द DSSB TGT कंप्यूटर साइंस सॉल्यूशन। उसकी हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिनमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए हर कंसेप्ट की। वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, हर पॉइंट को क्लियर करिएगा। डेफिनेटली आपके पॉइंट सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। वन बाय वन मैं हर क्वेश्चन को क्लियर करता जाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, रैंडम स्कैन मॉनिटर आर ऑल्सो रेफर्ड एज। तो यहां पर सिंपल सा ये पूछा हुआ है, रैंडम स्कैन मॉनिटर को हम क्या क्या नाम से बोलते हैं। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हें तीन ऑप्शन दिए, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। तो पहले हम समझते हैं रैंडम स्कैन मॉनिटर होता क्या है। तो रैंडम स्कैन मॉनिटर देखिए, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है, इलेक्ट्रॉनिक बीम, ये जो पोर्शन है, ये हमारा स्क्रीन का पोर्शन है जिसमें हम स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रैंडमली कोई पॉइंट से स्टार्ट किया फर्स्ट फिगर के अंदर, उसके बाद ये जो बीम है वो यहाँ से स्कैन करके यहाँ पर मूव करती है। उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट आप स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पर मूव करती है। नेक्स्ट स्क्रीन पर लास्ट में फर्स्ट लाइन जो भी है वहीं पर ही वापस पहुंच जाती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रैंडम स्कैन मॉनिटर। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर पहले था उसी पॉइंट पर लास्ट पे ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि रैंडम स्कैन मॉनिटर होता क्या है। पहले तो हमने ये समझा, अब इसको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले, सेकेंड ऑप्शन है कैलीग्राफिक डिस्प्ले, एंड द थर्ड वन इज द वेक्टर डिस्प्ले। तो आप जब रैंडम स्कैन मॉनिटर पढ़ोगे डिटेल में, तो तीनों के तीनों नाम से पुकारा जाता है। स्ट्रोक राइटिंग भी देखिए आप मीनिंग से आप क्लियर कर सकते हो, स्ट्रोक राइट हो रहा है। कैलीग्राफिक, ये जो पोर्शन है इसके अंदर जो जो डिस्प्ले है वो कैलीग्राफिक डिस्प्ले बोला जाता है। वेक्टर डिस्प्ले भी इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, द रिफ्रेश रेट बिलो विच पिक्चर फ्लिकर्स हिज। तो फ्लिकर का मतलब होता है जहां पर हम जो है मूवमेंट होती है या क्लियरिटी नहीं होती, तो उसके अंदर हम रिफ्रेश रेट कितनी डालें जिससे कि वो क्लियरेंस हो जाए। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है 25 रिफ्रेश रेट से हमारा जो फ्लिकर्स है वो पिक्चर हमारी थोड़ी क्लियरेंस आती रहती है। तो रिफ्रेश रेट हमारी कितनी होनी चाहिए, 25। ये जो है इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू थोड़ा सा आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो ये डिश शेड्यूलिंग होती है हमारा पोर्शन, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने एक डिस्क की फॉर्म में बनाया हुआ है। ये मैं यहाँ पर ट्रैक्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है बेसिकली सेक्टर है, और ये होते हैं हमारे ट्रैक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी डिस्क बनी होती है। इनको बोलते हैं हम, ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों को हम बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये जैसे कि आप रेस के अंदर जब देखते होंगे तो ट्रैक बने होते हैं, इसी टाइप से ये सर्कुलर फॉर्म में, ट्रैक्स की फॉर्म में बना हुआ है। तो ये वाला जो बीच का पोर्शन है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कंप्लीट, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, द टाइम ए मैग्नेटिक डिस्क टेक्स टू पोजिशन ए हेड ऑन द सिलेक्टेड ट्रैक। तो जब कभी भी ट्रैक की बात होगी, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ट्रैक के ऊपर जब कभी भी आएगा इस टाइप से जो ये हेड मूवमेंट
हो रही है और सिलेक्टेड ट्रैक पर आप मूव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम सीक टाइम, ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं सीक टाइम। अगर यहाँ पर लिखा होता सेक्टर तो उसको बोलते हैं हम लेटेंसी टाइम, ठीक है। दो टाइप के टाइम होते हैं हमारे, लेटेंसी टाइम या इसको रोटेशनल लेटेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल लेटेंसी भी बोलते हैं या लेटेंसी टाइम भी होता है। एक होता है एक्सेस टाइम, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा एक्सेस टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है आपका सीक टाइम, ठीक है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, दोनों टाइम का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम एक्सेस टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी ट्रैक के ऊपर बात होती है तो वो जो टाइम होता है वो क्या टाइम होता है हमारा, सीक टाइम। अगर सेक्टर के ऊपर बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे लेटेंसी टाइम। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सीक टाइम, ठीक है जी। एक्सेस टाइम मैंने आपको बता दिया क्या मीनिंग है। टर्न अराउंड टाइम होता है जो सीपीयू में सबमिशन ऑफ यू कैन से सबमिशन ऑफ टाइम, जो इंटरवल होता है सबमिशन ऑफ प्रोसेस विद अराइवल, ठीक है, अराइवल ऑफ प्रोसेस, मतलब यू कैन से जो इंटरवल होता है, इंटरवल ऑफ सबमिशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज नोन एज ए टर्न अराउंड टाइम। तो ये होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हमारा यूज होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपको, प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर यूज होता है टर्न अराउंड टाइम, और ये बाकी तीनों टाइम जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये है हमारा मेन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस। तो आपको मैं बताना चाहूंगा डायनेमिक वेब पेजेस कौन से होते हैं, वो पेजेस जो कि चेंजेस जब कभी भी हमें करना है तो हम कर सकते हैं। कुछ पेजेस आप देखते होंगे, वेब पेजेस जो बनाते हैं गूगल सभी यूज करते हैं, वहां पर जो पेजेस दिख रहे हैं आपको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, वो सारे के सारे जो पेजेस होते हैं उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। तो आप देखते होंगे जहां पर जैसे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप देखते हैं कि वहाँ पर सर्कुलर भी आते रहते हैं इस टाइप के, यू कैन से कोई भी डेट शीट है तो वो आती रहती है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो वो आपको डिस्प्ले होगा। तो मतलब कहने का ये है जहाँ पर हमें टाइम टू टाइम चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो उस टाइप के पेजेस को हम बोलते हैं डायनामिक वेब पेजेस। एक होता है स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जहाँ पर हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट बहुत रेयर या कम ही हमें पड़ती है, तो उन पेजेस को हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि जनरेट करेगा वेब डायनेमिक वेब पेजेस को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर PHP, JSP जावा सर्विस यू कैन से पेजेस, जावा सर्वर पेजेस और ASP.NET, ये तीनों के तीनों हमारे डायनेमिक वेब पेजेस के लिए यूज करते हैं। अलोन हम PHP को अगर यूज करें तो डायनेमिक वेब पेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, ASP.NET के थ्रू भी कर सकते हैं, JSP के थ्रू भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो फोर्थ जो कि हमारा नहीं दे रखा है, यू कैन से नन ऑफ दिस, तो दैट इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन आप देखना नन ऑफ दिस की जगह वो CSS दे देगा, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ध्यान रखना कैस्केडिंग स्टाइल शीट अलोन वेब पेजेस, जो डायनेमिक वेब पेजेस है उसके लिए यूज नहीं होता है। अकेला CSS डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट नहीं कर सकता है, नॉट क्रिएट द डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है, CSS अलोन। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन होता है यहाँ पर CSS, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, या नन ऑफ दीज है तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनरल है हमारा मेमोरी से रिलेटेड, ग्रुप ऑफ डिजिट्स स्टोर्ड एट ईच एड्रेस इन मेमोरी। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो मेमोरी है हमारी, जो बेसिकली हम मेमोरी जो डिवाइड होती है वो एड्रेसेस में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो एड्रेसेस है उसको हम जनरली रेफर करते हैं, वहाँ पर हम रेफर करते हैं मेमोरी वर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ड जो होता है, वर्ड जो है वो जनरली
वन बाइट एड्रेसेबल होते हैं। जनरली बाय डिफॉल्ट वन बाइट एड्रेसेबल हम यूज करते हैं, और बाइट के अंदर ही हमारा बिट कंटेन होता है। यू कैन से 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट की, ठीक है। वन वर्ड 2 बाइट के इक्वल भी हो सकता है, वन वर्ड आपका 4 बाइट के इक्वल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन, ठीक है जी। तो जनरली नहीं गिवन है तो हम वन वर्ड को क्या मान के चलते हैं, कितने बाइट के इक्वल है वो, 1 बाइट के इक्वल है, ठीक है जी। तो अगर 1 बाइट भी है तो वो किसके बिट के इक्वल होगा, 8 बिट के इक्वल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेमोरी वर्ड की हम बात करें तो वो you can say that is the superset of the byte and bit. Byte is the superset of bit. मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, 1 बाइट किसके इक्वल है आपका, 1 बाइट इक्वल है 8 बिट के, ठीक है। और 1 बाइट किसके इक्वल है, 1 वर्ड के। या ये कह सकते हैं हम 1 वर्ड अगर 2 बाइट के इक्वल है तो कितनी बिट हो जाएगी यहाँ पर, 16 बिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमेशा जो वर्ड है दैट इज द सुपरसेट ऑफ द बाइट एंड बाइट इज द सुपरसेट ऑफ बिट। सेम हियर बाइट इज द सुपरसेट ऑफ बिट हियर आल्सो, एंड दिस वन 2 बाइट 1 वर्ड के इक्वल है तो 1 वर्ड इज द सुपरसेट ऑफ बाइट, ठीक है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो मेमोरी से रिलेटेड टर्म है वो क्या होगी, हमारी मेमोरी वर्ड होगी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेमोरी वर्ड। उसके बाद है सॉकेट एंड विंड सॉकेट। तो ये विंड सॉकेट का मतलब होता है विंडो सॉकेट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है किस टाइप के सॉफ्टवेयर के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर होगा एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, ठीक है। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है हमारा जहां पर हम ये इस टाइप के सॉकेट या विंड सॉकेट यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सॉकेट के एग्जाम्पल जो है वो हमें नहीं समझना, हमें तो मीनिंग क्लियर करना है कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर में ये यूज होते हैं। ये यूज होते हैं हमारे एपीआई के अंदर, जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा के अंदर विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन द डिवाइड बाय जीरो एग्जीक्यूट। तो देखिए डिवाइड बाय जीरो का मतलब क्या है, डिवाइड बाय जीरो का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए इंट को हम डिवाइड करते हैं जीरो से, इंट वैल्यू कोई भी है, इंट वैल्यू का मतलब क्या है कि वो इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर वैल्यू मान लीजिए 1 डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। या अगर मैं 2 डिवाइड बाय जीरो करता हूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिजल्ट हैं, इन्फिनिटी का मतलब होता है जब डिवाइड बाय जीरो हम किसी भी नंबर को करते हैं तो रिजल्ट विल कम इन्फिनिटी। देन यू कैन से, यहां पर कह रहा है, ये तो समझ में आ गया है डिवाइड बाय जीरो का मतलब क्या है, ये मैंने क्लियर किया आपको डिवाइड बाय जीरो का मीनिंग क्या है। आफ्टर दैट हम समझते हैं कि यहां पर ऐसा कौन सा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है डियर, एक्सेप्शन का मतलब होता है जब कभी भी कोई इस टाइप का एरर या इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाना तो जावा के अंदर या उप्स के अंदर हम फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन को थ्रो करा देते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि एक अब नॉर्मल कंडीशन आ जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को थ्रो करा देते हैं मतलब एक एरर मैसेज दे देगा। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे सिस्टम के अंदर यू कैन से वायरस अगर आ जाता है तो वायरस का नाम आ जाता है कि दिस वायरस विल बी इन्फेक्टेड इन योर सिस्टम, ठीक है। तो कोई ना कोई वायरस के नाम से वो दिखा देता है। एंटीवायरस आप स्टोर करते हो, एंटीवायरस के थ्रू उसको आप यू कैन से रिमूव कर सकते हो। द सेम थिंग जावा के अंदर अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके अलग अलग एक्सेप्शन बना देते हैं। ये अलग अलग क्लासेस हैं। जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे रखा है इसने पहले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। तो देखिए डिवाइड बाय जीरो जो जनरली अगर आपको आइडिया भी नहीं है तो भी आप इजीली बता सकते हो, एरे से रिलेटेड तो नहीं होगा, ये इलीगल स्टेट भी नहीं है, नल पॉइंटर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या बच गया हमारे पास, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हम बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो को। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी।
डिवाइड बाय जीरो जब कभी भी एग्जीक्यूट करना है तो कौन सा एक्सेप्शन होगा हमारा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम आईपी एड्रेसेस आता है, सबनेट मास्क आते हैं, डीएनएस आता है, डोमेन नेम सर्वर, डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो ये इस टाइप के ऑटोमेटिकली आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक, नाम से पता चल रहा है, अगर फुल फॉर्म पता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये देखिए फुल फॉर्म से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आ गया, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो आईपी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा हमारा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, जो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में कंप्यूटर नेटवर्क की अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, ऊपर से नीचे हम जाते हैं, नेटवर्क लेयर से जब ये डाटा लिंक लेयर की तरफ जाता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर की तरफ जाता है, यू कैन से आईपी एड्रेस गिवन है और मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। whenever you have given is IP address and you will find out the MAC address with the help of IP address, then the protocol you will use address resolution protocol. This is not a correct answer. ठीक है, SNMP that is the you can say simple network mail protocol, ये यूज करते हैं हम। नेक्स्ट होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये मेलिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाले A, C and D that is not a correct answer. Correct answer for this question is B. ठीक है, DHCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन DSSB के अंदर जो कोई भी क्वेश्चन है तो वो ये क्वेश्चन है, IPv4 में एवरी आईपी एड्रेस इज फॉर्म। तो आईपी एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट होती है हमारी। ठीक है, सेकंड की भी, थर्ड की भी एंड फोर्थ बिट की भी, जिसको हम सेपरेट करते हैं डॉट के थ्रू। तो यहाँ पर चारों जो ऑक्टेट हैं, चारों को अगर हम सम कर ले तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 32 बिट। तो टोटल IPv4 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है हमारा, 32 बिट का, जिसके लिए हमने फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो दो टाइप की हमारी क्लासेस होती है, क्लास फुल एंड क्लास लेस। ठीक है, तो क्लास फुल में हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, क्लास लेस में हम क्लासेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये था कि आईपी एड्रेस इज फॉर्म्ड यूजिंग कितनी बिट का होता है हमारा, 32 बिट का होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 127.0.0.1 जो एग्जाम्पल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लोकल लूप बैक एड्रेस। ये स्टैंडर्ड है, अगर इस टाइप का एड्रेस अगर आ जाता है तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा लोकल लूप बैक एड्रेसेस। तो ध्यान रखना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्लासेस में कई बार जनरली नहीं आता है, क्योंकि ए क्लास जो होता है वो हमारा होता है कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, उसका जो एड्रेसेस होता है वो 1 to 127 होता है हमारा। उसके बाद जो एड्रेस होता है ये होता है 128 से 191 तक। इस टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं, ये 0 से 127 होता है। इस टाइप से अलग अलग क्लासेस होती है हमारी, ये 128 से नहीं होता, सी क्लास यहाँ पर दी हुई है, तो 192 से लेके 223 तक होता है सी क्लास। तो ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं होगा, ग्लोबल आईपी एड्रेस भी नहीं होगा, क्लास ए हो सकता है, मगर ये स्पेशल क्लास होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। ठीक है, तो लोकल लूप बैक एड्रेस या लोकल आईपी होस्ट भी बोलते हैं इसको, लोकल आईपी होस्ट भी हम इसको नाम से पुकारते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है, इसको हम स्पेशल क्लास की फॉर्म में यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें इस टाइप का एड्रेस बनाना है, तो उसके लिए 127.0.0.1 हम स्टैंडर्ड
बनाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप की वीडियो मैं 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ। डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।